आपका चैप्टर 6 है न्यू ट्रेंड्स इन आईसीटी। क्या क्या होता है? स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं उसमें। स्मार्ट क्लासरूम ऐसा क्लासरूम है जिसमें कि ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स हो, कंप्यूटर हो, बच्चे पढ़ें, ट्रांसफॉर्म हो, एजुकेशन सिस्टम डिजिटल इनिशिएटिव हो, एजुकेशन इंजॉयबल हो जाए, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों की अच्छी हो जाए, स्कूल की अच्छी हो जाए ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो क्या लिखोगे? स्मार्ट क्लासरूम कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रेडिशनल क्लासरूम इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सिंपल। अब बात करें इसी क्लासिफिकेशन की तो क्या होता है इसमें? इंटरमीडिएट स्मार्ट टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, तो बेसिक टेक्नोलॉजी होती है, किसी का भी यूज़ हो सकता है। सिलेबस में है इसकी इंपॉर्टेंस या इसका कॉन्सेप्ट, ये दो चीज़ें हैं मेनली, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट तो आपको क्विकली, इफेक्टिवली और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रेडिली अवेलेबल, यूजेबल बनाना है। अच्छा, तो अब इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, इजी है, अट्रैक्टिव है इसकी फंक्शनिंग, ऑडियो विजुअल सेंसेस के लिए ही अपीलिंग होता है, ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। ये स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। अभी जो स्मार्ट क्लासरूम है वो एक ऐसे लर्नर के लिए जो कि टेक्टाइल हो, जिसको कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का इच्छा हो, या फिर ऐसा लर्नर जिसको ज़्यादा इच्छा नहीं हो, उसके लिए भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। इनेबल इफेक्टिव इंटरेक्शन। अब स्टूडेंट के बीच में और जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो आपको दिखाने वाली चीज़ होगी ऑडियो विजुअल, अगर ये हो तो फिर क्या होगा? आप स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्शन है, टीचर के साथ भी इंटरेक्शन है, तो एक इफेक्टिव इंटरेक्शन है। टीचर्स की मोबिलिटी भी इसमें इन्हांस हो सकती है, जैसे कि टीचर इधर उधर क्लासरूम में घूम सकता है जब कि आगे दिखाया जा रहा है कुछ। एक्टिव लर्निंग है, बच्चे सीख रहे हैं साथ साथ में। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का इसमें यूज़ है, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का इसमें यूज़ है। ये तो सिंपल चीज़ें हैं। आप मैनी डिवाइसेस को भी इस तरह के स्मार्ट क्लासरूम में एक ही साथ में चला सकते हैं। इससे आपकी जो वर्सेटाइल लर्निंग है वो प्रमोट होगी, एक्सीलेंट कन्वर्सेशन क्रिएट होगी क्लासरूम के अंदर। कोलैबोरेटिव लर्निंग सॉफ्टवेयर होता है इसमें, जिसमें कि स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। इंटरनेट को भी कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि एरर्स की कमी हो जाती है क्लासरूम में। फीडबैक पॉसिबल है, और ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे? आप पेपर का यूज़ कम कर रहे हैं, पेपर का यूज़ कम कर रहे हैं तो पेड़ कम कटेंगे, और इस तरह से क्या होगा? ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। इसके एडवांटेजेस क्या है? इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं स्मार्ट क्लासरूम में यूज़? देखो, अगर आपको 16 नंबर में लिखना है, आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट में। अगर मान लो स्मार्ट क्लासरूम ही आ गया तो आप क्या लिखोगे? और इक्विपमेंट्स लिख लेना, लैपटॉप डाल देना, टेलीफोन डाल देना, डीवीडी प्लेयर डाल देना, टच स्क्रीन डाल देना, माइक्रोफोन, डॉक्यूमेंट कैमरा डाल देना, टेबल टॉप स्क्रीन होती है वो डाल देना। आई एम रियली सॉरी। तो ये सब चीज़ें डाल देना क्वेश्चन में इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको भी डाल देना। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं? टाइम वेस्टेज कम होता है इसमें, स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है, लाइब्रेरी इनबिल्ट होती है इसमें, और इसमें स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और थिंग्स इजी हो जाती है जब आप देखते हैं उनको, तो उसमें आपकी विजुअल लर्निंग भी हो जाती है, आपके पिक्टोग्राफिक मेमोरी में चीज़ें चली जाती हैं, और उसमें मार्कर फीचर हो जाता है। स्टूडेंट की डेमोन्स्ट्रेशन से क्या हो जाता है, उसको भी लगता है ना पता कि हमने क्या सीखा। स्मार्ट क्लास में क्या होता है, वो डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकता है। कई बार प्रेजेंटेशन बच्चे दिखाते हैं तो उससे भी पता लगता है कि उनको अपनी स्किल का भी एनहांसमेंट होता है। विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए ऑडियो के जो सिस्टम होते हैं बहुत इफेक्टिव हैं। हेल्पफुल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कई तरह के चिल्ड्रंस होते हैं जिनको पढ़ाना पड़ता है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। हर एक तरह का स्टूडेंट, चाहे वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, उसके लिए भी अच्छा है। उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ा सकते हैं वहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को इजी बनाने के लिए। और चॉक से ना डस्ट निकलती है, कई लोग एलर्जिक भी होते हैं उसके लिए, तो उससे भी बचा जा सकता है इससे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली। इसके लिमिटेशंस क्या है? पावर जो है ना, पावर नहीं होती हर जगह। इंडिया की ऐसी वर्सेटाइल लोकेशन है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, तो हम देखते हैं कई बार तो पावर की शॉर्टेज हो जाती है यहाँ पे। एडवांस फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, इतना तो फंड ही नहीं देती गवर्नमेंट। पॉलिसीज़ की कमी है, बहुत कमी है पॉलिसीज़ की। और टेक्नोलॉजीज़ भी शॉर्ट लिव्ड होती है, आज है कल इस टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट हो जाएगी। कल टेलीफोन बहुत बड़ी चीज़ थी, आज तो स्मार्ट गैजेट्स हर एक बंदे के पास एक अपना कंप्यूटर हाथ में लेके चल रहा है। सोचिए, डाइवर्ट लर्नर्स अटेंशन की जो स्पैन है बहुत कम हो जाता है लोगों का जब ये ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। बहुत एक्सपेंसिव भी है, डिफ़िकल्ट स्लो लर्नर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कैचअप करना। कई बार स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स की, तो स्लो लर्नर्स कैच ही नहीं कर पाते, आंसर ही नहीं दे पाते क्वेश्चंस के वहाँ जो दिए गए। नीट टेक्निकल जो नॉलेज है, टेक्निकल जो ट्रेनर है, टेक्निकल जो सपोर्ट है, वो सब जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है।
जो कि नहीं हो पाती है अनफॉर्चुनेटली। अब बात करें एडुसेट की। एडुसेट से जैसे नाम से पता लगता है, एडुसेट का मतलब है एजुकेशनल सैटेलाइट। और एजुकेशनल सैटेलाइट कैसे लॉन्च हुई? इंडिया में एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च हुई थी सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में स्थापित। अब वहाँ पे क्या क्या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV, उससे लॉन्च हुआ है। ये 2004 में लॉन्च हुआ था, 20 सितंबर, एग्जैक्ट डेट बताती हूँ, 20 सितंबर 2004 उसमें लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम जब लॉन्च हुआ तो इसका यही काम था कि हर जगह आपको एजुकेशन दिखाएं। टीवी का डब्बा देखा होगा आपने, कई बार पिक्चर्स में दिखाते हैं कि वहाँ से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो वो टीवी के ज़रिए आप मान लीजिए कहीं IIT, किसी NIT या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में टीचर हैं, वहाँ से आप सीधे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं दूर दूर के बच्चों से, दूर दूर के हायर एजुकेशन के पढ़ने वाले बच्चों से, एकेडमिशियन से, हर चीज़ से कनेक्ट किया जा सकता है इसकी हेल्प से। तो होता कैसे, इसी मिशन की तरह है ना एक, जिसमें कि एजुकेशन को एज अ वेपन यूज़ किया जाए कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए। इसमें इंस्ट्रक्टर जो है मोड ऑफ टीचिंग को इन्हांस कर सकता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं क्वालिटी कंटेंट के लिए। आप अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं करिकुलम और पेडागोगी को डिफरेंट लेवल्स तक पहुंचाने के लिए सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। करंट पैसिव लर्निंग से कहाँ जाएंगे हम, एक्टिव लर्निंग की ओर जाएंगे, अडल्ट एजुकेशन की ओर जाएंगे, एजुकेशन फॉर ऑल के मोटिव को पूरा करेंगे। और ट्रेनिंग जो टीचर्स की हो सकती है इससे ही हो सकती है डायरेक्टली वहीं पे जहाँ पे वो हैं, प्रॉपर लोकेशन में जाने से बेटर है। इनेबलिंग एक एटमॉस्फेयर प्रिपेयर किया जाए जिसमें कि टीचर ट्रेनिंग बढ़ावा मिले। IT सपोर्टेड ICT इनेबल्ड एजुकेशन एडुसेट प्रमोट करता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिफरेंट लेवल, ये भी इससे एक फीचर की तरह मिलती है। अब देखिए एडुसेट जो है उससे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ये इसरो का, और जो हमारी मिनिस्ट्री होती है ना ह्यूमन रिसोर्सेज की, उन दोनों ने मिलके इसको स्टार्ट किया था। और इसमें ना आपका जो इग्नो का है ना, इग्नो का फंडा, वो भी इसके अंडर आ जाता है कि उसमें भी आप जाके वेबसाइट पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर टीवी में भी आपको वीडियोस दिखाई जाएंगी। फर्स्ट एक्सक्लूसिव सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, ऐसी पहली सैटेलाइट थी ये, काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव था एज पर दैट टाइम। देखिए कब हुआ था ये, 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, 1992 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, इन दोनों में इसका मेंशन मिलता है। द सैटेलाइट हैज़ मल्टीपल रीजनल बीम्स, ठीक है, 5 किलोमीटर बैंड ट्रांसपोंडर्स विथ स्पॉट बीम कवरिंग नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न सदर्न वेस्टर्न रीजन। ये इसकी बेसिक बातें हैं। 1.5 फीट लॉन्ग स्मॉल डिश एंटीना इन योर होम को इंस्टॉल करेंगे आप, तो आप कम्युनिटी हॉल में भी कहीं पे भी दिखा सकते हैं, एंटीना चाहिए होता है ना इसके लिए। और केरला जो है तो उसने फर्स्ट वर्चुअल क्लास की थी एडुसेट के अंडर कंडक्ट। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। एडुसेट इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी इसकी ज़रूरत थी। 2004 के टाइम में केरला में फर्स्ट स्टेट ऐसी बनी थी जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद भी काफ़ी इसके तहत गुजरात में कवर किए गए एरिया, हरियाणा में इसमें फैलाया गया, और कर्नाटका में से फैलाया गया, पंजाब में भी आपने इसमें एफिशिएंटली वर्क करने की कोशिश करी। वहाँ के स्कूल्स में एडुसेट को लॉन्च किया गया, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इट वाज अ वेरी बिग मूव। अच्छा, इसकी रोल क्या क्या है स्टूडेंट्स के लिए, कि क्या क्या हेल्पफुल है। देखो, बेटर परफॉर्मेंस, टाइमली कवरेज, मोस्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व, स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव लर्निंग है, इंक्रीज इन देयर अटेंडेंस, इससे देखा गया। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको पता है कि वर्ल्ड में आपको ऐसा होना चाहिए प्लेटफॉर्म कि हर एक बच्चे को वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल पाए जो एक एडवांस कंट्री के बच्चे को मिलती है, या फिर एक एडवांस एरिया के, अर्बन एरिया और रूरल एरिया का डिफरेंस वो सब दूर किया जा सकता है इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ। हाई क्लास रिप्यूटेड टीचिंग स्टाफ ने क्लासेस ली इसमें, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, स्टूडेंट्स की स्पेशलाइज लेक्चर्स से काफ़ी मदद हुई। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये डिस्टेंस एजुकेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, एनवायरनमेंट, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, इन सब पे इसका फोकस रहता है। इलिटरेसी को दूर करना इसका मेन फोकस है ना। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें। एजुकेशनल मूवीज़ वगैरह के थ्रू भी आप बच्चों को लॉन्ग टर्म में कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। इसने स्ट्रेस ऑफ स्टडी को रिमूव ही कर दिया पूरी तरह से। लर्निंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज़ किया। 2 वे कम्युनिकेशन ट्रांसमिट किया इसने, जिसमें कि आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे डायरेक्टली। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू फिल द वेकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा फंड नहीं हो पाता कि वेकेंट सीट्स पूरी की जाए, अभी तक ऐसा ही है। द एजुकेशन स्टैंडर्ड इज़ इम्प्रूव्ड।
इसके बाद कवरेज लार्ज एरिया की हुई और सैटेलाइट्स का यूज़ करके इनॉर्मस डाटा की कम्युनिकेशन हो गई। इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, जैसे कि बैड वेदर कंडीशन में नहीं चलेगा, लाइटनिंग थंडर में नहीं चलेगा। उसके बाद आपको पता है पावर कट्स भी होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए सैटेलाइट बहुत हाई है किसी भी ऑर्बिट में। ट्रांसमिशन का डिले भी होता है, एक लैग होता है। और इसके अलावा भी कई हैं बीच बीच में छोटे छोटे, देख लेना। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है इससे, ये सब चीज़ें डाल देना कि इसके बेनिफिट्स हैं और इसका कंक्लूजन बना देना। स्टूडेंट्स कैन रिसीव एजुकेशन एट देयर ओन पेस, ओन कन्वीनियंस, ओन टाइम एंड स्पेशली फॉर दोज हू आर एम्प्लॉयड, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो ये हर तरह से हेल्पफुल है बच्चों के लिए। अब बात करें यूज़ ऑफ इंटरनेट की। यूज़ ऑफ इंटरनेट क्या है भाई? ये इंटरनेट क्या भला है? इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्टिंग एकेडमिक्स, गवर्नमेंट्स, कमर्शियल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, साइट्स, सब कुछ मिलता है कंप्यूटर में। प्रोवाइड एक्सेस कंप्यूटर में, इंटरनेट में, और इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, मिलियन ऑफ यूजर्स एट अ टाइम. Many other valuable tools and resources can be used in it. It is actually network of networks. बात करें इसके यूजेस की, कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में यूज़ होता है, ट्रांजैक्शन पैसे में यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है। ऑब्वियसली आप अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप कई नई चीज़ें देख सकते हैं। इंटरनेट के बिना यूट्यूब नहीं चलता, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनेट क्या क्या फंक्शंस हैं देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इसके अंडर आता है, ईमेल की सर्विसेज इसके अंडर आती है, ईमेल के सर्वर्स इसमें आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, लैंग्वेज आती है। अभी ईमेल सर्वर, क्लाइंट और लैंग्वेज अलग अलग क्यों लिखा है भैया? आंसर भी तो लंबा बनाना है। क्लाइंट्स का मतलब ऐसी आपके जैसे फ़ोन में होता है जीमेल का एक ऐप होता है, वो क्या करता है कि आप मैसेज देख पाते हैं, एडिट कर पाते हैं, अपने मैसेज बना पाते हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। लैंग्वेजेस में क्या आ गया, उसकी लैंग्वेज जो बनेगी, आप उसमें इमोजीज भी डाल पाते हैं, अगर डाल पाते हैं तो सिंबल्स डाल पाते हैं एटलीस्ट, है ना, वो सब उसमें आ जाएगा। उसके बाद ईमेल सर्वर्स में क्या आएगा? सर्वर्स में वही है कि आप डाल भी तो रहे हैं कहीं के लिए, एफटीपी जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे, वो सब उसमें आ जाएगा। ईमेल डाल देना, अपनी मर्जी से लिख लेना क्या क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब में तुम लिख ही सकते हो, बहुत पहले डेवलप हुआ था 1989 में, टिम करके बंदा था, टिम ली लिख लेना, उसने किया था, इसको बनाया था, उसने बना दिया और हम लोगों ने यूज़ कर लिया। इसमें बहुत अच्छा काम किया, इंटरकनेक्टेड बना दिया वर्ल्ड को। ये सब डाल देना आंसर में। अब देखो वायरलेस कनेक्शन का भी डालना, वायरलेस इंटरनेट होता है ना, उसका डाल देना। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होती है, आईपी एड्रेस होते हैं ना, उसके बेस पे चलती है सारी दुनिया। इंटरनेट तो उसी के बेस पे चल रहा है ना, किसी चीज़ को आईपी एड्रेस मिलेगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी होगा, टेलनेट प्रोटोकॉल होगा, उससे क्या होगा, प्रोटोकॉल लॉगिन टू ए कंप्यूटर होस्ट टू एग्जीक्यूट कमांड एफटीपी, वो सब होगा। अच्छा, तो हमने क्या बात करी अभी? वायरलेस इंटरनेट की बात कर ली, बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। हाँ, वायरलेस इंटरनेट काफ़ी यूज़फुल है। ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ई लर्निंग का मतलब है आप इंटरनेट पे लर्न कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली लर्न कर रहे हो। ई लर्निंग भी ऐसा इसके नाम से ही पता लग जाता है। अब देखो, ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग ये दोनों सेम ही है। अगर इनमें से कुछ भी आया ना क्वेश्चन पेपर में तो कर लेना। ई लर्निंग क्या है? लॉट मोर देन ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, नेटवर्क बेस्ड लर्निंग है ना। और ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ दैट आर कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप वर्किंग ऑनलाइन और ऑफलाइन आर सिंक्रोनसली नेटवर्क्ड बिया दिस। हाँ चलो, ये तो सिंपली आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ई लर्निंग क्या है? एक जेनरिक टर्म है कंप्यूटर एनहांस लर्निंग के लिए, जो मैं कह रही थी। कन्वे ब्रॉडर मीनिंग, इट शुड बी नॉट टेकन एज सिनोनिमस टू ऑडियो विजुअल लर्निंग, मल्टीमीडिया लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग। देखिए, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा बेसिकली। कंप्यूटर इज़ यूज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, non-web technology does not come under e-learning. The entire computer-based instruction like computer-assisted instructions, computer management, integrated learning system, artificial intelligence, etc., which are not delivered through internet but are still used for learning, and instruction cannot be included in e-learning. However, these techniques, when delivered via internet, then it becomes internet learning. बहुत अच्छी चीज़ें लिख लेना कि हाँ, होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इसको मत कन्फ्यूज़ करना। ये सब नहीं है ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? इंटरनेट का यूज़ करके जो होगी लर्निंग। ठीक है, अब मोर देन स्टाइल्स क्या क्या होते हैं इसके? कंप्लीट ई लर्निंग होगी, ब्लेंडेड ई लर्निंग होगी, जिसमें आईसीटी का यूज़ हो गया, सपोर्टेड ई लर्निंग होगी, मिक्स सा कर लेना, ऐसी लर्निंग हो गई। क्लासरूम एक्टिविटीज़ करते हो ना, उसमें कुछ सपोर्टिंग ई मटेरियल डाल दिए,
क्या हो गया, बस सपोर्टेड ई लर्निंग होगी। ब्लेंडेड ई लर्निंग का मतलब दोनों का बराबर यूज़ किया। कंप्लीट ई लर्निंग मतलब ई लर्निंग है, आपने फ़ोन में बैठ के पढ़ लिया, ई लर्निंग हो गई ना। उसके बाद ई लर्निंग के टाइप्स क्या हो गए, इंडिविजुअलाइज्ड, ग्रुप बेस्ड, दो ही तरह की होगी। अब देखो ई लर्निंग का है ना 2.0 होता है एक, 2.0 का मतलब और एडवांस्ड हो गई। उसमें लिख लेना कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत ही अच्छी है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कन्वर्सेशन, इसमें कंटेंट जो है ग्राउंडेड होता है और प्रॉब्लम एक्शन सब कुछ क्लियर हो जाता है। एडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ ई लर्निंग क्या है, इसमें ना मोस्ट ऑफ द लर्नर जो है वो आपके टाइम उनका बच जाता है और वो इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि एक नई चीज़ आ गई। ई लर्निंग से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती है, स्किल बेस्ड लर्निंग भी हो सकती है, यूनिक फीचर्स इसमें क्रिएट होते हैं, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में चीज़ आ जाती है। और ट्रेडिशनल क्लासरूम में इसको ऐड ऑन करोगे तो उससे कोलैबोरेशन होती है, लोकेलिटीज़, कल्चर, रीजन की, स्टेट की, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, इफेक्टिव मीडिया टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं डिलीवरी मीडिया में। हाँ, मीडिया वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें, लैपटॉप वगैरह, उनकी भी बच्चों में अवेयरनेस होगी कि होता क्या है एक्चुअली में, ये एडवांसमेंट हैं क्या। स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड, मोटिवेटेड बनाती है ये। ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव इंटीग्रेशन से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो चीज़ें ट्रेडिशनल क्लासरूम में फेस टू फेस इंटरेक्शन में, रियल टाइम शेयरिंग में नहीं की जा सकती अचीव। बट हाँ, अगर ये भी नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के अपने एडवांटेजेस हैं, सेल्फ पेसिंग भी है, उसमें रिकॉर्ड होगा तो आप अपनी पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से, वेटेज भी दे सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। और सिमुलेशन और गेमिंग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे इसमें तो और भी अच्छा। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का क्या मतलब है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, अगर आप मान लो ओपन सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसको आप अपने आप से एडिट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होते हैं एजुकेशनल रिसोर्सेज जो ऑनलाइन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो ग्लोबल स्केल पर प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं और थाउजेंड्स और करोर्स ऑफ पीपल जो है उनको यूज़ भी करते हैं, एडिट भी करते हैं, री एडिट करते हैं, रीमिक्स करते हैं, अपने आप सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फ्री में ये सब कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसको एडवांस करके फिर बाद में अपने पास रख भी लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये अप टू डेट रहता है, अप टू टाइम, और उससे बच्चों में भी क्या होता है कि अवेयरनेस रहती है कि हाँ ये चीज़ टाइम के साथ इम्प्रूव होती रही। अब देखो सिलेबस में क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है मेनली लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें इसकी टाइप्स वगैरह करने की नहीं, पर हाँ कई बार आ जाता है ये बड़े नंबर्स में, मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो करना पड़ेगा ना। तो लॉट ऑफ अडेप्टिंग पावर्स हैं इसमें OER में, मतलब OER का मतलब क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। हाँ, लीगल और इकोनॉमिक है, देखो इसमें कुछ लीगली बाउंडिंग नहीं होता है ना, उनके पास लाइसेंसिंग ऐसी होती है कि ओपन है ये। और इसमें डिस्टेंस लर्निंग को भी प्रमोट होता है, ओपन लैंग्वेज होती है, फ्री शेयरिंग होती है, ओपन सोर्स होती है, इससे कल्चर भी प्रमोट होता है कि हाँ नॉलेज इंक्रीज व्हेन यू शेयर इट, और इससे फेस टू फेस एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलता है। कैसे मिलता है फेस टू फेस, आप देख रहे हैं भाई ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में। और इसमें चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ये है कि भाई हमने अभी तक इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं करा, तो अभी हमारी जो एंडेमिक पीपल हैं उनको कैसे इस चीज़ तक रीच पहुंचाई जाए, करिकुलम की विजन ही नहीं है इतनी, और रेलिवेंस नहीं है इसकी हमारे सिलेबस के साथ, हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इतने अच्छे नहीं हैं, इनएडुकेट बुक्स है लाइब्रेरी में। देखो OER exhibit a lot of flexibility in adapting to the local conditions, है ना, पर क्या है कि लोकल कंडीशंस क्या उसके साथ अडेप्ट कर पा रही हैं, यूटिलिटी कितनी है उनकी। इसके एडवांटेजेस और भी हैं, जैसे एबिलिटी टू मॉडिफाई, एनहांसमेंट ऑफ मटेरियल, रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, अवेलेबिलिटी ओपन इनकी ज़्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये, इसकी सर्कुलेशन क्विकली हो जाती है, और इसकी एक्सेस ऑफ लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंडेड है, एजुकेशन फॉर ऑल ये प्रमोट करती है, इनोवेशन और टैलेंट को प्रमोट करती है, ये एक्सेस जो है क्वालिटी चॉइसेस के लिए भी आपको प्रोवाइड करती है। ये सब तो हो गया एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है,
इसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन है, क्योंकि हर कोई इसको एडिट कर सकता है। लैंग्वेज और एसिमिलेशन जो है, लैंग्वेज कल्चर बैरियर, ये भी है काफ़ी हद तक। सस्टेनेबिलिटी इश्यूज हैं इसके। OAR के टाइप अगर लिखने हों तो लिख लेना, कल्चरल जर्नल, कल्चरल मटेरियल जो होता है, कोर्स मटेरियल जो होता है, जनरल होता है, पॉडकास्ट भी इसमें आ जाते हैं, इमेजेस इसमें आ जाती है काफ़ी टाइप की, लेक्चर्स आ जाते हैं, मैथ्स आ जाते हैं, वर्कशीट्स आ जाती है, टेक्स्ट बुक्स आ जाती है, कंटेंट वगैरह आ जाता है। देखो पहले क्या करना, शेयर करना। सबसे पहले आप कोई भी मटेरियल बना दिया किसी ने, वो शेयर कर देगा, उसको किसी ने यूज़ किया, फिर इम्प्रूव किया, फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, फिर से शेयर कर दिया। ये सब चीज़ें कहाँ पॉसिबल होती है, OER में। इससे क्या बढ़ती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बढ़ जाती हैं, कोलैबोरेशंस बनती है लोगों के बीच में, नॉलेज को शेयर करने को लेकर। इससे एक कल्चर भी बढ़िया बनता है, वर्क कल्चर। नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करने की टेंडेंसी आती है, इन्फॉर्मेशन कंसंट्रेटेड होती है बहुत सारी, वैरायटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट होता है, रीयूज़ किया जा सकता है एट एनी टाइम, एट एनी लोकेशन। इसकी स्केलेबिलिटी लिमिट नहीं है उसकी, और ये अपडेट भी कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ये रही बात OER की। और OER के बाद थोड़ा सा नज़र डालेंगे, देखो वेब 2.0 भी है वैसे, पर मैंने सिलेबस में देखा नहीं, तो OER ही लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। और करो फिर तैयारी। ऑल द बेस्ट।